हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस फॉर टेंथ। तो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स वाला चैप्टर, जो कि आपकी सीबीएसई बोर्ड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैं पढ़ाऊंगा वही आएगा, दैट्स गारंटीड। एंड जितना पढ़ाऊंगा आपको उतना करना है, मोर देन इनफ है। कोई एक्स्ट्रा बुक्स की ज़रूरत नहीं है, पूरी एनसीईआरटी कवर होने वाली है। अलॉन्ग विद आप एक्सरसाइजेस सॉल्व करते जाइए, वो भी मैं आपको बताता चलूँगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। नोटिफिकेशन बेल ऑल रखना, ताकि जैसी कोई नई वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं विद द चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। सबसे पहले हम एसिड्स और बेसिस के बारे में जानेंगे, और सॉल्ट्स वाला पोर्शन हम बाद में करेंगे, ओके। तो सबसे पहले हम एसिड्स बेसिस की बात करते हैं, जनरल प्रॉपर्टीज, ओके। एसिड्स को जब आप टेस्ट करते हो तो वो खट्टे होते हैं टेस्ट में। खट्टे को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? सार। एसिड्स आर सार टू टेस्ट। एंड अगर हम बेसिस की बात करें, बेसिस आर बिटर टू टेस्ट, मतलब बेसिस कड़वे होते हैं अगर हम उन्हें टेस्ट करें। ऑब्वियसली एसिड्स और बेसिस को आप ऐसे डायरेक्टली तो नहीं कर सकते टेस्ट, यू हैव टू डाइल्यूट इट। डाइल्यूट करने का मतलब बहुत ज़्यादा पानी ऐड करते हो, ताकि एसिड्स और बेसिस कोरोसिव ना रहे, हार्मफुल ना रहे। बात समझ में आई? ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं इंडिकेटर्स के बारे में। व्हाट आर इंडिकेटर्स? बच्चों, इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें बताते हैं कि एक पर्टिकुलर सोल्यूशन के अंदर एसिड प्रेजेंट है या बेस प्रेजेंट है। बेसिकली दीज इंडिकेटर्स आर सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और अ बेस इन अ गिवन सोल्यूशन। क्या बात समझ में आई? इंडिकेटर्स तीन तरह के होते हैं बच्चों। पहला टाइप है नेचुरल इंडिकेटर्स, जो नेचुरली ऑब्टेन किए जाते हैं। सेकेंड टाइप है सिंथेटिक इंडिकेटर्स, जिन्हें हमें लैब्स वगैरह में हम उन्हें सिंथेसाइज करते हैं। एंड द थर्ड आर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ठीक है। अब जो ये नेचुरल और सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं, ये वाले इंडिकेटर्स जो हमारे सिलेबस के अंदर है बच्चों, ये अपना कलर चेंज करते हैं जैसे ही एक एसिड और बेस की प्रेजेंस में आते हैं। क्या बात समझ में आई? अभी हम आगे धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, आपको सब समझ आ जाएगा। नेचुरल इंडिकेटर्स के एग्जांपल्स जो आपने पढ़ने हैं, दैट इज लिटमस एंड टर्मरिक। लिटमस एंड टर्मरिक, लिटमस एक सोल्यूशन होता है जो लाइचिन से डिराइव किया जाता है, और टर्मरिक हो गई आपकी हल्दी। तो ये नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, ओके। अब लिटमस सोल्यूशन के अंदर जब हम एक पेपर को डिप कर देते हैं, तो उस पेपर को कह देते हैं हम लिटमस पेपर, ठीक है। और लिटमस पेपर इज जनरली मोस्टली यूज्ड to detect whether it is an acid or a base, whether a given solution is an acid or a base। ऐसा क्यों? ध्यान से देखो, एसिड्स के अंदर जब हम एक ब्लू लिटमस पेपर को डिप करते हैं ना, तो वो ब्लू लिटमस पेपर रेड बन जाता है, मतलब रेड कलर आ जाता है, उस ब्लू पे चढ़ जाता है रेड कलर, ठीक है। यानी यू कैन से एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड। बात समझ में आई? वहीं अगर हम बेसिस के अंदर जब रेड लिटमस पेपर को डिप करते हैं, देखो लिटमस पेपर के दो कलर्स होते हैं, एक होते हैं ब्लू और एक होता है रेड। अगर आप एसिड्स के अंदर ब्लू लिटमस पेपर को डिप करोगे तो वो रेड हो जाएगा, अगर बेसिस के अंदर आप रेड लिटमस पेपर को डिप करोगे तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। वेरी इजी इट इज़, ओके। एंड टर्मरिक, तो इससे बेसिकली इससे हमें कैसे पता लगा लिटमस एक इंडिकेटर है? देखो ध्यान से, ब्लू कलर को चेंज कर दिया रेड में जब लिटमस पेपर को एसिड में डाला गया, इसका मतलब कलर चेंज हुआ। तो कलर चेंज किया मतलब एक इंडिकेट किया ना, अपने ओरिजिनल कलर को चेंज करके नया कलर देना, कुछ इंडिकेशन मिली हमें। और अगर ब्लू से रेड में कन्वर्ट होता है तो इसका मतलब वो गिवन सोल्यूशन एक एसिड है। अगर रेड से ब्लू इंडिकेशन मिल रही है हमें, हो रहा है, तो मतलब वो जिसके अंदर ये अपना लिटमस पेपर को डिप किया गया है वो एक बेसिक सोल्यूशन है। बात समझ में है? बेसिक सोल्यूशन मतलब बेस है उसके अंदर। एसिडिक सोल्यूशन मतलब उसके अंदर एसिड डला हुआ है, जो भी सोल्यूशन आपके पास है जिसको आप टेस्ट कर रहे हो लैब के अंदर, ठीक है। वहीं हमारे पास दूसरे नेचुरल इंडिकेटर क्या है? टर्मरिक। बच्चों, टर्मरिक का एसिड के साथ तो कोई रिएक्शन नहीं, लेकिन बेसिक सोल्यूशन के साथ ज़रूर होता है। आपने आमतौर पे देखा होगा, आपकी शर्ट पे जब हल्दी का दाग लग जाता है, तब जब आप उसमें सोप रगड़ते हो, आपको पता है सोप इज़ अ बेसिक, इट इज़ बेसिक इन नेचर। सोप सोल्यूशन इज़ बेसिक सोल्यूशन, ठीक है। इसका मतलब जब हल्दी एक बेसिक सोल्यूशन यानी सोप सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करती है, तब कौन सा कलर आ जाता है? रेडिश ब्राउन। आपने देखा है ना,
या आपने खुद ही देखा होगा जब आप हल्दी के दाग पे सोप रगड़ोगे तो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी एक इंडिकेशन मिली, कलर चेंज हुआ। येलो जो कि टर्मरिक का कलर है वो किस में कन्वर्ट हो गया, रेडिश ब्राउन में, जब हमने बेसिक सोल्यूशन यानी सोप सोल्यूशन उस पर रगड़ा, है ना। तो एक कलर चेंज हुआ, इसका मतलब ये इंडिकेट हुआ कुछ। और जब ऐसे येलो से जो कि टर्मरिक का कलर था रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो रहा है वो कलर, स्टेन जो भी है बेसिक सोल्यूशन लगाने पे, इसका मतलब जो सोल्यूशन आपने अप्लाई किया है या आप टेस्ट कर रहे हो टर्मरिक की हेल्प से, वो एक बेसिक सोल्यूशन है। क्या बात समझ में आई? वेरी सिंपल इट इज़। ओके, अब हम बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में। सिंथेटिक इंडिकेटर्स बच्चों आपके दो हैं सिलेबस के अंदर, वन इज मिथाइल ऑरेंज एंड द अदर इज फिनोप्थिलिन। ओके, अच्छा, अब मिथाइल ऑरेंज को अगर आप, ये ऑब्वियसली ऑरेंज नाम से पता लग रहा है ऑरेंजिश कलर का होगा ये, एंड फिनोप्थिलिन इज कलरलेस, मतलब कि मिथाइल ऑरेंज का खुद का कलर ऑरेंज होता है एंड फिनोप्थिलिन का खुद का कलर कलरलेस होता है। मिथाइल ऑरेंज को जब आप एक एसिड के अंदर डालोगे तो वो कौन सा कलर देगा, वो ऑरेंज कलर कन्वर्ट हो जाएगा रेड में। एंड एक बेसिक मीडियम में यानी एक बेस के साथ जब मिथाइल ऑरेंज रिएक्ट करेगा तो वो येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एरोज ये जो खाली हैं आप यहाँ पे लिख सकते हो, आपकी एनसीईआरटी में भी एक टेबल बना हुआ है। एसिड्स के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो रेड कलर देगा मिथाइल ऑरेंज, और बेसिस के साथ जब मिथाइल ऑरेंज रिएक्ट करता है तब वो येलो कलर देगा। बात समझ में आई? सिमिलरली फिनोप्थिलिन, फिनोप्थिलिन का थोड़ा सा डिफरेंट है। फिनोप्थिलिन जब आपका एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब कोई कलर चेंज नहीं रहता, मतलब पहले भी फिनोप्थिलिन कलरलेस था, एसिड के अंदर डालोगे तो भी वो कलरलेस रहेगा। लेकिन फिनोप्थिलिन को जब आप बेस के अंदर डालोगे तो वो लाइट पिंक कलर आपको देगा। ठीक है, लाइट पिंक कलर आपको देगा बेस के अंदर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि बोर्ड्स ने पहले भी बहुत बार ये पूछा हुआ है, फिनोप्थिलिन भी पूछा है, मिथाइल ऑरेंज भी पूछा है, टर्मरिक भी पूछा, लिटमस पेपर तो उनका फेवरेट ही है। ओके, एंड फाइनली ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, मैंने आपको बताया जैसे अभी हमने नेचुरल और सिंथेटिक इंडिकेटर्स पढ़े, वो अपना कलर चेंज शो करके बताते हैं कि गिवन सोल्यूशन एसिड है या बेस। लेकिन अगर हम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स की बात करें बच्चों तो वो अपनी ओडोर चेंज कर देते हैं, यानी वो एक पिक्यूलियर अलग तरह की स्मेल प्रोड्यूस करते हैं जिससे हमें पता लग जाता है कि अच्छा ये मतलब ये एक एसिड होगा या बेस होगा। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के एग्जांपल्स आपके कोर्स में, दैट इज वनीला एक्सट्रैक्ट, क्लोव एंड अनियन, ऑल दीज आर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं जो आपकी एनसीईआरटी में इन टेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में दिया हुआ है। आपके पास यहाँ पे 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं, ये पहली टेस्ट ट्यूब के अंदर डिस्टिल्ड वाटर है और जो बाकी बची 2 टेस्ट ट्यूब्स हैं ना उसके अंदर एक में एसिड है एक में बेस है। हमें नहीं पता कि इस वाली में एसिड है इस वाली में बेस है, या इस वाली में एसिड है या इस वाली में बेस है, हमें ये नहीं पता है। ओके, आपको बस एक रेड लिटमस पेपर दिया गया है। सो हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट्स ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। आपके पास एक रेड लिटमस पेपर है बच्चों, रेड लिटमस पेपर को सबसे पहले मैं पहली वाली टेस्ट ट्यूब में डिप करूंगा। ठीक है, अगर उसमें कोई चेंज आया नहीं तो वो डिस्टिल्ड वाटर हो सकता है, या वो क्या हो सकता है, या वो क्या हो, ध्यान से देखो हमारे पास ये है ना, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड, बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू, है ना। अगर हम एसिड में रेड लिटमस पेपर डिप करेंगे तो कोई कलर चेंज नहीं शो होगा, बिकॉज एसिड्स तो ब्लू को कन्वर्ट करते हैं ना रेड में, रेड को तो रेड में ही रहने देंगे एसिड्स। बात समझ रहे हो? तो वही है, अगर आप रेड लिटमस पेपर को डिस्टिल्ड वाटर वाली में डालोगे तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, आप एसिड में डालोगे तो कोई कलर चेंज नहीं होगा। फिर फाइनली जो तीसरी वाली टेस्ट ट्यूब है जब आप उसके अंदर रेड लिटमस को डालोगे तो ऑब्वियसली वो बेसिक ही होएगा ना, क्योंकि एक में डिस्टिल्ड वाटर है हमें पता है पहले से, एक में बेस है ये भी हमें पता है, एक में एसिड है ये भी पता है, लेकिन किस में क्या है वो नहीं पता, लेकिन ये तीनों चीज़ें हैं ये ज़रूर है। तो आपने लेटर से, मैंने पहली में डिप किया, लेटर से डिस्टिल्ड वाटर था तो कोई कलर चेंज शो नहीं हुआ। दूसरी में डिप किया, लेटर से फिर से कोई कलर चेंज नहीं हुआ तो डिस्टिल्ड वाटर भी हो सकता है, एसिड भी हो सकता है। जब मैंने तीसरी में डिप किया तो रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो गया। आप समझ रहे हो, रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो गया इसका मतलब हमें पता लग गया कि वो वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर एक बेसिक सोल्यूशन है। तो इतना तो हमें पता लग गया कि एक टेस्ट ट्यूब में कौन सी में बेसिक सोल्यूशन है वो हमें पता लग गया। बची 2 टेस्ट ट्यूब्स जिसके अंदर एक में डिस्टिल्ड वाटर है और एक के अंदर एसिड है। अब जो ये ब्लू लिटमस पेपर नहीं है आपके पास जो कन्वर्ट हो गया ब्लू, अब आप इसका भी तो और रीयूज करोगे ना, आप इसको फर्दर डिस्टिल्ड वाटर में डालोगे, अगेन डिस्टिल्ड वाटर में डालोगे, फिर से ब्लू तो चेंज होने नहीं वाला, डिस्टिल्ड वाटर तो वैसे ही कोई रिएक्ट नहीं करता, और बची लास्ट में डालोगे तो वो ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि उस टेस्ट ट्यूब के अंदर एसिड है, और बची फाइनली तो डिस्टिल्ड वाटर ही बची, है ना। तो ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस।
सबसे पहला रिएक्शन जो हमने पढ़ना है दैट इज़ विद मेटल्स। क्या रिएक्शन होता है जब एक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है और एक बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे जब एक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है। मेटल यहाँ पे हम कौन सा ले रहे हैं बच्चों, जिंक ले रहे हैं। आपकी एनसीईआरटी के अंदर जो एक्टिविटी गिवन है वो वहाँ पे जिंक ग्रेन्यूल्स लिए गए हैं, इसलिए मैंने भी वही लिए हैं। जिंक का सिंबल होता है Zn, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जब जिंक के साथ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है, देखो एक एसिड हम यूज़ कर रहे हैं लेकिन कौन सा नाम है इस एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड। इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए H2SO4। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पहला चैप्टर मैंने पढ़ाया हुआ है, जाके देखो। जिंक प्लस H2SO4, व्हाट डज दिस गिव, दिस इज अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन विल डिस्प्लेस इट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन, और प्रोडक्ट में हमारे पास क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट, दैट इज ZnSO4 प्लस H2 गैस, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। देखो अपवर्ड एरो क्या इंडिकेट करता है, गैस लिबरेट हो रही है। ZnSO4 मीन्स दिस इज अ सॉल्ट, दिस इज अ सॉल्ट बीइंग फॉर्म्ड, ओके। अब इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना इसके अंदर वो ये है कि H2 गैस को आप आइडेंटिफाई कैसे करते हो बच्चे। जब आप एक मैच स्टिक या कोई कैंडल लेके आओगे ना H2 गैस के पास, तो इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज केस स्टडीज़ में बोर्ड्स ने बहुत बार ये पूछा हुआ है, तो आपको ये एग्जाम्पल भी पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जब एक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तब कौन सी गैस निकलती है, H2 गैस। उसे आइडेंटिफाई कैसे हम कर सकते हैं, अगर एक बर्निंग मैच स्टिक उसके पास लेके आओगे इट विल बर्न विद अ पॉप साउंड। ये किस तरह का एग्जाम्पल है, मतलब किस तरह का रिएक्शन है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, विद बेस क्या रिएक्ट करते हैं अपना, मतलब जब बेसिस मेटल के साथ। पहला रिएक्शन क्या था, जब एसिड्स मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, जब बेसिस मेटल के साथ रिएक्ट करें। यहाँ पे हम कौन सा बेस ले रहे हैं, NaOH। NaOH मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये पता ही होगा आपको NaOH है ना। कॉस्टिक सोडा भी इसका फॉर्मूला होता है, जनरल मतलब कॉमन नेम। जब आप जिंक को इसके साथ ट्रीट करते हो तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनता है, Na2ZnO2। ये आपको फॉर्मूला भी रटना पड़ेगा, आपको नाम भी पता होना चाहिए, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। और साथ में कौन सी गैस लिबरेट हो रही है, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस बच्चे। इसका मतलब यहाँ पे अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, चाहे एक एसिड एक मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है या एक बेस एक मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, दोनों ही रिएक्शंस में हाइड्रोजन गैस तो लिबरेट हो ही रही है। अब जो नेक्स्ट हमने रिएक्शन पढ़ना है दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स विद एसिड्स। अब ये मेटल कार्बोनेट्स क्या होते हैं पहले तो वो जानना पड़ेगा। मेटल कार्बोनेट्स मतलब एक मेटल है और एक कार्बोनेट आयन है। जैसे कि ये देखो, इसका नाम क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। एंड व्हाट इज मेटल, हाइड्रोजन कार्बोनेट। एक मेटल होगा, साथ में हाइड्रोजन चिपकी होगी और साथ में कार्बोनेट का एक आयन ग्रुप चिपका होगा। तो ये हो गया हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आप एरो को देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब ये किसी भी एसिड, यहाँ पे अब मैंने H2SO4 नहीं लिया तो मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया HCl। नाम पता होना चाहिए, फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। जब आप इन दोनों को मतलब चाहे इसको रिएक्ट कराओ चाहे इसको रिएक्ट कराओ, प्रोडक्ट सेम ही बनने हैं दोनों में। देखो ध्यान से, सोडियम क्लोराइड बन रहा है जो आप नमक खाते हो खाने में, NaCl, साथ में पानी बन रहा है एंड साथ में CO2 गैस बन रही है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले वाले रिएक्शन में कौन सी गैस निकल रही थी, H2 गैस। ऐसे ही तो क्वेश्चंस बोर्ड्स पूछता है। फिर सेकेंड रिएक्शन में कैसी गैस, कौन सी गैस निकल रही है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छा ये निकल क्यों रही है, बिकॉज यहाँ पे कार्बोनेट है ना। देखो ये देखो कार्बोनेट, चाहे हाइड्रोजन कार्बोनेट वाले आयन में भी कार्बोनेट है, तो ये CO2 यहीं से आया है, ठीक है। अब आप CO2 को, अब देखो H2 को तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया था, बर्निंग मैचस्टिक इसके पास लेके आओगे, दिस गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड, पॉप करके आवाज़ आएगी। लेकिन CO2 को कैसे आइडेंटिफाई करोगे बच्चे, CO2 को जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन यानी लाइम वाटर से पास करते हो ना, तो आपको पता लगेगा कि वो लाइम वाटर वाटर टर्न्स मिल्की। क्यों, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बन जा रहा है, एक वाइट PPT बन जाता है, दैट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट। अब यहाँ पे दो केसेस होते हैं बच्चे, अगर आप CO2 को लिमिट में डालोगे ना तो आपको वाइट PPT ये मिल जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन अगर आप CO2 को एक्सेस में डाल दोगे, यानी ये जो प्रोडक्ट बने हैं ना कैल्शियम कार्बोनेट साथ में पानी बने, इसमें आप ये कैल्शियम कार्बोनेट और पानी के अंदर और ज़्यादा CO2 फूक रहे हो,
तो ये फाइनली वाइट कलर जो है ना, मिल्की कलर, वो भी डिसअपियर हो जाएगा, बिकॉज ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये सॉल्युबलाइज कर जाएगा पानी के अंदर, एंड जब सॉल्युबलाइज करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट विल गेट कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये इसका फॉर्मूला है Ca ब्रैकेट में HCO3 और ब्रैकेट के नीचे 2, CaHCO3 होल ट्वाइस। बात समझ में आई? ये फॉर्मूलाज नाम सब पता होना चाहिए। देखो एक ये भी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये मेटल कार्बोनेट है, ठीक है। तो ये दोनों आपके ये एग्जांपल, आपको देखो 4 एग्जांपल्स पता लग गए, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। बात समझ में आई? एंड फाइनली व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी आपको पता होना चाहिए अगर 1 नंबर में पूछा। तो कैल्शियम कार्बोनेट इन COC3 के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जैसे लाइमस्टोन हो गया, चौक हो गया और मार्बल हो गया। ये तीनों रटने पड़ेंगे, आपको याद होने चाहिए। लाइमस्टोन, चौक, चौक तो आप यूज़ करते हो ना ब्लैक बोर्ड पे। मार्बल के फ्लोरिंग्स आपने देखे होंगे। लाइमस्टोन जो बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स में लगा होता है, उस सब में कैल्शियम कार्बोनेट भर भर के है, ठीक है। सो फाइनली अभी हमने ये 2 प्रॉपर्टीज़ अच्छी तरह से पढ़ी है। ये इंट्रोडक्टरी लेसन था बेसिकली, आगे हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। आई होप सो आपको समझ आएगा। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन आपका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। आई नो यू ऑल आर गोइंग टू रॉक इन देम।